Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 24th of November 25 and we are starting our today's lecture of ACCA F3. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 और उसमें हम कर रहे हैं डबल एंट्री में हम लेजर अकाउंट्स पे हम पहुंच गए थे। आज हम ये लेजर अकाउंट्स को हम देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने जनरल डिस्कशन कर ली थी। अब ये पेज नंबर है जनाब 48, जिस पे प्रोसेस ऑफ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हमने देख लिया था जो प्रोसेस था। इसके बाद नीचे आते हैं तो अब अकाउंटिंग सिस्टम की हमने बात की थी कि इनपुट, अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेसेस और आउटपुट। इनपुट में होता है सोर्स डॉक्यूमेंट होती है और स्टैंडिंग डाटा होता है। दो तरह का डाटा है जहाँ से हम इनपुट देते हैं। फिर अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है, इन्हें रिकॉर्ड करता है लेजर्स में, जर्नल एंट्रीज बनाता है और रिकॉर्ड कीपिंग पूरी करता है। और आउटपुट क्या होती है, इसका नतीजा ट्रायल बैलेंस और रिपोर्ट्स का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शेप में निकलता है। ये सब कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है FA2 तक। नीचे इनपुट वगैरह था, ये मैंने आपको कहा था कि आप एक बार पढ़ लेना। इनपुट को सोर्स डॉक्यूमेंट को वो डिस्कस कर रहा है, स्टैंडिंग डाटा को कर रहा है। ठीक है। हाँ, वही बात कर रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होती है, कौन सी नहीं होती। तो मेरे ख्याल है इसमें भी नई चीज़ नहीं है, वही एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोसेसेस में वो कहता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैलकुलेटिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सारी वही चीज़ें जो अकाउंटिंग की बेसिक्स में भी हमने पढ़ी थी। और फिर लेजर अकाउंट अपडेट होते हैं और आउटपुट में फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और रिपोर्ट्स बनती हैं। ठीक है जी। और हिस्टोरिकली वो कह रहा है कि ये पहले मैनुअली होता था, अब ये सारा काम जो होता है कंप्यूटराइज सिस्टम में चला गया, तो ये बहुत आसान हो गया। यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब कौन कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है, ये भी वो बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले भी की हुई हैं। इसे पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस एंड टू हेल्प रिव्यू एंड कंक्लूड रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। मतलब ना सिर्फ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटिंग सिस्टम में बर्तन नहीं होता, बल्कि मजीद डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी जनरेट करता है जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है। ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के लिए बेसिकली दो वर्ड आपने याद रखने हैं। फिर नीचे उसने एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विद ईच क्रेडिट कस्टमर, कि हर कस्टमर का अलग लेजर अकाउंट खोलते हैं जिससे हमें पता चले कि किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं और देने हैं। फिर इसी तरह हर पेएबल क्रेडिटर का अलग अकाउंट खोलते हैं ताकि हमें इल्म हो कि इंडिविजुअली किस पार्टी के साथ हमारा क्या हिसाब चल रहा है। फिर इन्वेंट्री यूजेज रिपोर्ट्स होती हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल करना, पेरोल, वो जो मैंने पहले भी एक दिन शायद बताया था कि पेरोल, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, ये और कैश, ये चार पांच मेन सिस्टम्स होते हैं जिनके लिए हमें पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। फिर वो क्रेडिट सेल्स वगैरह की बात कर रहा है, नीचे सप्लायर की बात कर रहे हैं, सब कुछ हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो इसे हम आगे चलते हैं, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम्स। अब डेवलपमेंट क्या हो रही है, अब सॉफ्टवेयर भी नए आ रहे हैं, अकाउंटिंग में रिसर्च भी बहुत हो रही है। अब हमने जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो मॉड्यूल बेस्ड आ रहे हैं कि इन्वेंट्री का अलग सॉफ्टवेयर है, रिसीवेबल्स का अलग सॉफ्टवेयर है, और मटेरियल मैनेजमेंट का, जैसे इन्वेंट्री वाला ही कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो मॉड्यूल्स हैं, और वो इंटीग्रेट होते हैं तो पूरा एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है। तो हर चीज़ की अलग रिपोर्ट्स और अलग अकाउंटिंग अब हम नए सिस्टम्स में कर रहे हैं। The initial introduction of computerized system provided little more than the facility to have faster and more reliable summarization and totaling of values, but with limited analysis on the data input। मतलब शुरू में जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आई थी उसमें एनालिसिस लिमिटेड था, थोड़ी सी सपोर्ट तो थी, मैनुअल अकाउंटिंग से ज़्यादा जल्दी काम हो रहा था, लेकिन एनालिसिस जो है वो लिमिटेड था। लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें एनालिटिकल टूल इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। भाई ये सिंपल ये बात कर रहा है, नीचे वो एग्जांपल दे रहा है जो बुलेट पॉइंट्स हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लिंक टू परचेजिंग एंड रिक्विजिशन एंड आल्सो सेल्स इनवॉइसिंग एंड डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब उसने उसने परचेज को, सेल्स को और इन्वेंट्री को आपस में रिलेट कर दिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से वो शुरू करता है कि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लिंक कर दिया है परचेजिंग से, एंड रिक्विजिशन एंड आल्सो सेल्स इनवॉइसिंग। मतलब परचेजिंग और रिक्विजिशन होता है कि किसी बंदे ने कहा मुझे इतना स्टॉक चाहिए, तो इन्वेंट्री वाला देखता है कि मेरे पास स्टॉक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो फौरन परचेजिंग वाले को कहता है भाई स्टॉक परचेज करो। फिर इन्वेंट्री वाले ने मिनिमम लेवल रखे होते हैं कि मेरे पास हर वक्त एक स्पेसिफिक आइटम के इतने आइटम कम से कम मौजूद होने चाहिए।
जो ही वो नंबर उस आइटम नीचे जाता है तो साथ ही वो ऑर्डर प्लेस करता है प्रोक्योरमेंट वालों को कि चीज़ें परचेज करें। इसी तरह सेल्स वाले जब हैं उन्होंने सेल करना होता है तो पहले इन्वेंट्री वाले से पूछते हैं कि भाई चीज़ें मौजूद हैं, अगर है तो इशू कर दो। इन्वेंट्री वाला इशू कर देता है और फिर अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करता है कि इन्वेंट्री बहुत कम तो नहीं हो गई सेल होने के बाद, एटसेट्रा। तो वो कह रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आपने परचेजिंग और सेल्स के साथ लिंक कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब वो जो एचआर वाले लोग होते हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज़ को रखना होता है, टर्मिनेट करना होता है, रिटायरमेंट की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू जॉब्स और एक्टिविटीज़, तो उन्होंने मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ जॉब और एक्टिविटी पे एलोकेट भी करना होता है। उनकी अप्रूवल, फिर उनकी लीव्स वगैरह, वो भी एक अलग मॉड्यूल बना दिया गया है। फिर पेरोल ऑपरेशन का अलग मॉड्यूल, और ये सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। तो वो कह रहा है कि ये अब कंप्यूटराइज सिस्टम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, ना सिर्फ वो रिकॉर्डिंग करता है, कैलकुलेशंस करता है, बल्कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग भी करता है, और एनालिटिकल टूल्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैनी लार्ज एंटिटीज, ये अगले पेज के शुरू में, हैव कस्टमाइज्ड सिस्टम विद सॉफ्टवेयर टेलर टू मीट देयर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस। अब सॉफ्टवेयर दो तरह के बनते हैं मार्केट में। एक तो होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि किसी ने बनाया और रख दिया, आप उसे यूज़ करेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नहीं बनता। अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं रिपोर्टिंग की तो वो कैटर नहीं करता, या उसे करवानी पड़ती हैं आपको कह के। लेकिन अब ज़्यादा ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना ही सारा स्टाफ रख लेती हैं, अपना आईटी सिस्टम बना लेती हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट बना लेती हैं, और वो खुद सॉफ्टवेयर बनवाती हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उन्हें कहते हैं टेलर्ड मेड, मतलब अपना जो साइज़ है उस हिसाब से उसकी टेलरिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की। In a computerized system, accounting information is more likely to be presented either in a columnar format or perhaps by the use of plus or minus notation. तो वो अब डिटेल में जा रहा है कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, वो कॉलमर फॉर्म में होती हैं। कॉलम ऊपर से नीचे को फिगर्स होती हैं, साइड पे उनके हेड्स लिखे होते हैं। और प्लस माइनस फॉर्म का मतलब ये है कि अगर वो डेबिट बैलेंस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस हमें ये बताता है कि बैलेंस की नेचर क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, rather than presenting in T account format with explicit use of debit and credit। टी अकाउंट हम जनरली यूज नहीं करते अब लेजर अकाउंट भी हमारे बनते हैं। आपको याद होगा कि हमने दो फॉर्मेट पढ़े थे FA2 तक, याद है? कौन कौन से फॉर्मेट थे? टी अकाउंट फॉर्मेट था और रनिंग बैलेंस फॉर्मेट था। टी अकाउंट होता है कि डेबिट इधर क्रेडिट इधर। टी रनिंग बैलेंस होता था इधर डेट डिस्क्रिप्शन और एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का और एक कॉलम बैलेंस का। बैलेंस साथ साथ अपडेट हो रहा होता था। अब आपको 99% सॉफ्टवेयर में, मतलब मैंने तो किसी में भी नहीं देखा, आपको टी अकाउंट फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर में आपको रनिंग बैलेंस फॉर्मेट मिलता है, क्योंकि वो बनाना भी आसान है, प्रेजेंट करना भी आसान है और इंफॉर्मेटिव भी है। इसी तरह डेबिट क्रेडिट का वर्ड हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा वहाँ। प्लस और माइनस होता है, प्लस का मतलब है ये बैलेंस डेबिट है, और माइनस का मतलब है ये बैलेंस क्रेडिट है। वो मतलब डिटेल बता रहा है सब। नीचे आगे चलते हैं, आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेना, सिंपल बात है वो भी। सम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आल्सो इंक्लूड एन इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट। इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट का मतलब है कि आप जब भी कोई बैंक की एंट्री करते हैं तो बैंक के साथ ऑटोमेटिकली वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। बैंक आपके साथ ऑनलाइन होता है, आप इधर से एंट्री करते हैं और उधर बैंक से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं। नोट हाउएवर दैट द बैंक अकाउंट इज assumed not to be integrated into the accounting system in the ACC FA syllabus and exam। वगैरह आपके एग्जाम और सिलेबस में हम ये एज्यूम नहीं किया कि आप इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। आप अपना ही बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और चेक इशू करते हो या बाकायदा इंस्ट्रक्शन इशू करते हो पेमेंट के लिए। इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट का मतलब है कि इधर से आप एंट्री पास करते हो और उसे अप्रूवल देते हो, उधर बैंक आपके साथ अलाइंड होता है, साथ ही वो बैंक से पेमेंट भी हो जाती है, आपको चेक्स और इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये बड़ा डेंजरस भी होता है। लिहाजा दुनिया में बहुत जो हाई फाई कंपनीज हैं और बड़ी हाई फाई इकोनॉमीज हैं वहाँ तो शायद ये चलता होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये बहुत रिस्की है, तो हम इस पे नहीं जाते। इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी ये बहुत ज़्यादा नहीं होता स्मॉल बिजनेसेस में। क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड अकाउंटिंग तुम्हें वैसे ही पता है, इसे पढ़ लेना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हमने कल भी पढ़ा था कि वो आपका जो डाटा है वो सारा एक ऑनलाइन स्टोरेज में पड़ा होता है, किसी एक स्टैंड अलोन सिस्टम में नहीं पड़ा होता। क्लाउड अकाउंटिंग का डेफिनेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड अकाउंटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी आपकी इंट्रैक्शन है सिस्टम के साथ वो ऑनलाइन हो रही है, मतलब वो चीज़ें कहीं एक सर्वर में पड़ी हैं, आपके सिस्टम में नहीं पड़ा सेव हो रही। और क्लाउड अकाउंटिंग वही क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को क्लाउड पे डाल देते हैं
अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसे क्लाउड बेस्ड कर देते हैं ना, वो क्लाउड अकाउंटिंग हो जाती है। ठीक है, इसे आपने पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो लिखा है एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। मैं क्विकली पढ़ देता हूँ, वैसे तो हमें आइडिया होना चाहिए। द एंटिटी डज नॉट हैव टू पे फॉर इंस्टॉल मैनेज और प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर ऑन इंडिविजुअल मशीन्स। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर आपको ना खरीदने की ज़रूरत है ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है, बस आप उसकी सब्सक्रिप्शन दें और यूज़ करना शुरू कर दें। कैपेसिटी फॉर द क्लाउड टू स्टोर मोर डाटा एंड टू शेयर इट मोर इजीली। वो ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस होती है और ज़्यादा आसानी से वो शेयर हो सकता है। It is accessed on demand where and when needed, which aids flexibility of working practices, particularly for entities with multiple locations। तो आप कहीं भी दुनिया में बैठ के ऑनलाइन आके अपना सिस्टम डाटा देख भी सकते हैं, एंट्रियां भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी ले सकते हैं। ईजियर शेयरिंग ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन विद इन एन एंटिटी। एंटिटी के अंदर भी डाटा शेयरिंग आसान हो जाती है। अगर मेरे सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में है और मैंने आपको देना है तो मुझे यूएसबी यूज़ करनी पड़ेगी डाटा के लिए, या मुझे हार्ड ड्राइव यूज़ करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। लेकिन क्लाउड में क्या होगा, सिंपली मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, आप अपने सिस्टम से एक्सेस करेंगे और डाटा उठा लेंगे। द एब्सेंस ऑफ ए फिजिकल सर्वर विल रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। सर्वर आपने रखा ही नहीं हुआ, जो मेन सर्वर जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा हो, आपकी वो लाखों रुपए की कॉस्ट बच जाएगी। फिर डिसास्टर रिकवरी एंड डाटा सिक्योरिटी इज लाइकली टू बी इम्प्रूव। डिसास्टर्स के रिकवरी, डाटा खराब हो गया, डाटा करप्ट हो गया, उसे रिकवर करना है, डाटा सिक्योरिटी, डाटा को संभाल के रखना है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब आप क्लाउड पे जाएंगे तो वो कंपनी जिम्मेदार होगी जो आपको सर्विसेज दे रही है और ऑनलाइन पड़ा है। तो उस डाटा का करप्ट होना निस्बतन मुश्किल इसलिए है कि वो कंपनी सर्विसेज दे रही है और उसके सिस्टम बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर आपका सिस्टम है वो फिजिकली डैमेज हो जाता है या कोई आपको एक्सेस करता है तो निस्बतन आसान है कि आपकी मशीन के अंदर से डाटा चोरी किया जाए या खराब किया जाए। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट ज़्यादा आती है। नंबर टू पे, द एंटिटी इज रिलायंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। आपका डिपेंडेंसी उस पार्टी पे हो जाती है जो आपको सर्विसेज दे रही है। अगर वो पार्टी फ्लॉप हुई तो साथ ही आपका डाटा और आपकी चीज़ें भी गई। द एंटिटी इज रिलायंट अपॉन द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर नॉट सफरिंग अ साइबर अटैक और दैट इज सर्वर गो डाउन फॉर एनी रीजन। कोई साइबर अटैक हो गया, कोई उसका सर्वर डाउन हो गया तो आपका सिस्टम भी डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन कॉमन वेयर एन एनी द सिस्टम देयर इज अ रिस्क ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस बाय द सर्वर प्रोवाइडर स्टाफ। आपका डाटा सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, उसका स्टाफ तो बैठा है, उसके सामने तो डाटा जा रहा है, वहां अगर उनकी सिक्योरिटी मेजर्स वीक हैं तो उनका स्टाफ आपके डाटा को चोरी कर सकता है, खराब कर सकता है। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट comply विद रेलिवेंट रेगुलेशन सच एज डाटा प्रोटेक्शन। उसे बहुत से सर्टेन प्रोटोकॉल और डाटा रेगुलेशन को कंप्लाई करना होगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। इन शॉर्ट, इसमें आपका कंट्रोल अपने डाटा पे और चीज़ों पे बहुत कम होगा। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर स्ट्रांग है तब तो ठीक है, लेकिन कहीं भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी। लेजर अकाउंट्स एंड द डिवीजन ऑफ द जनरल लेजर। अब हमने ये पहले भी पढ़ा था कि लेजर अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं, एक हमारा होता है जनरल लेजर, एक होता है सब्सिडरी लेजर। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट वाली बात हमने की थी। सबसे पहले वो जो बॉक्स आ रहा है जनरल लेजर और डेफिनेशन, ये तो हमें पता है। जनरल लेजर क्या होता है? पहला पहली बुक ऑफ अकाउंट जिसमें बकायदा डेबिट्स और क्रेडिट्स एंटर होते हैं। ठीक है, और जनरल लेजर वो होता है जिसमें 100% लेजर अकाउंट्स मौजूद होते हैं। फिर ये जनरल लेजर है। नीचे लेजर अकाउंट। अब जनरल लेजर और लेजर अकाउंट में क्या फर्क है? जनरल एज सारे जो भी पांचों बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसका डिस्काउंट करा उसको रिकॉर्ड और कर लेजर अकाउंट? एसेट लायबिलिटी को। ना ना, ऐसे तो नहीं। जनरल लेजर का मतलब क्या है? दोनों एक ही चीज़ है, जिसमें आप बता रहे हो फिर एक ही चीज़ हुई। जनरल लेजर और लेजर अकाउंट, इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है? सिंपल है बहुत। जनरल लेजर इज द नेम ऑफ बुक, वो किताब जिसके अंदर 100% लेजर खुले हुए हैं। ठीक है, उस किताब के अंदर किसी एक इंडिविजुअल हेड का जो खुला हुआ है ना, वो जो इंडिविजुअल एक अकाउंट खोला है उसे लेजर अकाउंट कहते हैं। मतलब जनरल लेजर आपका फर्ज करें 500 पेजेस का है, उसमें पहला लेजर अकाउंट कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा लेजर अकाउंट कौन सा है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तीसरा कौन सा है? सेल्स। ये लेजर अकाउंट्स हैं। लेजर अकाउंट आर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल लेजर। जनरल लेजर कहते हैं पूरी बुक या पूरा सिस्टम, उसके अंदर इंडिविजुअल जो हेड्स आपने खोले हुए होते हैं उन्हें कहते हैं लेजर अकाउंट्स। तो बहुत सारे लेजर अकाउंट इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? जनरल लेजर। ठीक है,
तो जनरल लेजर का वर्ड बेसिकली यूज होता है उस किताब के लिए जिसके अंदर सारे लेजर अकाउंट खुले। किताब अब वो फिजिकल किताब तो नहीं होती, अब तो सिस्टम के अंदर बने हुए। ठीक है, तो पहले वो फिजिकल बुक होती थी, रजिस्टर होता था जिसमें के अंदर 100% लेजर अकाउंट खुले होते थे, उससे हम जनरल लेजर कह देते थे। तो ये जो आपने एक बार पढ़ लेना है दोनों को, मैं बल्कि पढ़ देता हूँ। द टर्म जनरल लेजर इज यूज्ड टू रेफर टू द कंप्लीट सेट ऑफ लेजर अकाउंट्स यूज्ड बाय एन एंटिटी टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। और नीचे लेजर अकाउंट में क्या लिखा है, लेजर अकाउंट कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन असाइंड टू अ स्पेसिफिक एसेट। ठीक हो गया। तो बहुत से लेजर अकाउंट जब खुलते हैं तो उन सबको इकट्ठा जब एक जगह लिख लिया जाए या उसके एक पिनअप कर दिया जाए या उनकी एक क्या लें कि उन्हें क्या कहते हैं बाइंडिंग कर दी जाए और कंप्यूटर में या एक जगह पे स्टोर कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जनरल लेजर। इसके बाद नीचे आता है डेबिट एंड क्रेडिट, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। डेबिट नीचे उसने वही टी अकाउंट की फॉर्मेट दी है, ये तो मेरा ख्याल है बहुत क्लियरली आपको आती है, ये तो बहुत डिटेल से आपने वहाँ पढ़ी थी। वही चीज़ें वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, नीचे उसने लिखा हुआ है पेज नंबर 55 में शुरू में जो उसने लेजर बनाया है, डेबिट साइड पे लिखा है डेबिट इंक्रीज और इधर लिखा है क्रेडिट इंक्रीजेस। ये वही वाली बात है कि जब हमने कहा था जब एसेट एक्सपेंस होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, एसेट होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स होती हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं, एसेट अगर सेल होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, एसेट एक्सपेंस को अगर रिवर्स करना है तो उसे क्रेडिट करते हैं और ड्राइंग को रिवर्स करना है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, बाकी तीन चीज़ें बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं और कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। वही चीज़ उसने टी अकाउंट की शेप में लिख दी है जो कि आपको पहले से पता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आगे समरी ऑफ स्टेप्स टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, वो हमें पहले से पता है कि लेजर अकाउंट में कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है। ये चार स्टेप्स अब बस पढ़ लेना एक बार, अदरवाइज मेरे ख्याल है ये कुछ आपको आता है, इसे दोबारा बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि कन्फ्यूजन ही ना हो जाए। इसने किसी और तरह से उसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। लिस्ट्रेशन 3 आपने देख लेनी है बस एक नज़र, उसमें सिर्फ आपकी एक है प्रैक्टिस है जो कि आपने पहले भी की हुई है। द जर्नल, जर्नल the journal is record of accounting entries made to record non-routine transaction and to correct errors। जर्नल पढ़ा हुआ है ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कितनी सात होती हैं, उसमें आखिरी कौन सी होती है, जर्नल। और जर्नल कौन सी होती है, जो ना कैश ट्रांजैक्शन है, ना बैंक ट्रांजैक्शन है, ना सेल क्रेडिट सेल है, ना क्रेडिट परचेजेज है। ठीक है, ना सेल रिटर्न है ना परचेज रिटर्न है, तो बाकी जितनी भी हैं वो क्या कहलाती हैं, वो जो कहाँ चली जाती हैं, जर्नल में। करेक्शन ऑफ एरर है, एरर हो गई है सिर्फ एंट्री के थ्रू ठीक करना है तो जर्नल में जाएगी। कोई भी एडजस्टमेंट करनी है जर्नल में जाएगी, तो एटसेट्रा, ये वही वाली बात है। नीचे उसने पूरी लाइन बना दी है, ये सब आपको पता है कि ये एंट्रियां जर्नल में जाती हैं। जहां पे जरा सा डाउट है कि सर ये कौन सी एंट्री होती है, आपने मुझसे पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, जानते हो कि नहीं, शाबाश। एडजस्टमेंट टू द अलाउंस फॉर रिसीवेबल, बढ़ाना है कि कम करना है। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स, क्लियर है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्जेस फॉर द ईयर, अमोर्टाइजेशन क्या होती है? ये अभी पढ़ेंगे हम। डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट्स की, अमोर्टाइजेशन होती है इनटेंजिबल एसेट्स। ये लैपटॉप की डेप्रिसिएशन होगी, इसकी डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन मेरे पास लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस लिया हुआ, मुझे 10 साल के लिए मिला है। लाइसेंस कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है ना, एक इंटेंजिबल एसेट है। उसकी जो उसे भी हम डेप्रिशिएट करते हैं, 10 साल के लिए तो डिवाइड बाई 10 करेंगे कि हर साल इतना हमारा कंज्यूम हो रहा है, जैसे डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं amortization। तो आप कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड amortization। ठीक है, वो आगे अब हम पढ़ेंगे, हमारे इधर सिलेबस में भी वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो वहाँ पढ़ेंगे हम। इसके बाद आता है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, पढ़ा होगा, एंट्रियां भी की होंगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी है कि नहीं, कौन सी थी? जिस एंड में क्या नाम है इसका, ईयर एंड में जो आती है डेप्रिसिएशन वगैरह। ना बेटा, वो क्लोजिंग नहीं होती, वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती। मैं क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आप पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, मेरे ख्याल है आपने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, मुझसे तो नहीं पढ़ा था आपने। मुझे जिसने पढ़ाई थी उसे पढ़ानी चाहिए थी। एडजस्टिंग एंट्रीज समथिंग डिफरेंट, जो आप कह रहे हैं ना वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, आखिर में एडजस्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें नहीं हुई होती हैं अभी तक, एंट्रियां होनी चाहिए तो हम कर रहे होते हैं, वो होती है एडजस्टिंग एंट्रीज। क्लोजिंग होती है क्लोज करना सब कुछ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। जब आप एंट्रियां कर रहे होते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ, कैश पे हुआ, क्या एंट्री होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट।
एक्सपेंस डेबिट। और ये एंट्रियाँ अल्टीमेटली कहाँ जाके पोस्ट होती हैं, लेजर में। और फिर लेजर बैलेंस होते हैं, जब बैलेंस होते हैं तो फिगर कहाँ जाती है, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस आपका काफ़ी लंबा होता है, जिसमें मुख्तलिफ एसेट्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल सब आ रहा होता है। और अगर इनकम एसेट्स हैं और एक्सपेंस है तो डेबिट में फिगर आ रही होती है, लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल है तो क्रेडिट में, दोनों साइडें बराबर होती है, ये तो पता है ना। अब इस वक्त आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो ट्रायल बैलेंस में नजर भी आ रहे हैं, ये आपके लेजर अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स में पड़ेंगे। आपके जो एक्सपेंसेस हैं पूरे साल के, फर्क है 50 किस्म के एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं, एंटरटेनमेंट है, सैलरी है, फ्यूल है। ये आपके लेजर अकाउंट अभी चल रहे हैं कि नहीं, लेजर अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है कि नहीं। तो लेजर अकाउंट एक्टिव है या क्लोज हो गए हैं। एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है। अब साल खत्म हो गया है, एक्सपेंस का जो लेजर अकाउंट है उसे जीरो नहीं हो जाना चाहिए, ताकि उसे बिल्कुल जीरो पे उसकी सुई घुमा दें, अगले साल फिर जीरो से शुरू हो। अब एक्सपेंस के अंदर फर्ज करें, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में 20 लाख की फिगर है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है, ठीक है ना। लेकिन अब एक्सपेंस में 20 लाख की फिगर है, मुझे एक्सपेंस चाहिए जीरो, एक्सपेंस को कर दूं क्रेडिट, लेकिन डबल एंट्री के थ्रू करना है, डेबिट क्या करूंगा, एक्सपेंस यहां से निकाल के कहाँ डालना है। हाँ हाँ, ट्रायल बैलेंस में तो मौजूद है। ट्रायल बैलेंस कोई स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस कोई लेजर अकाउंट तो नहीं है कि इस लेजर से निकाल के ट्रायल बैलेंस नाम के लेजर में डाल दो। ट्रायल बैलेंस इज समरी, वो तो लेजर अकाउंट की समरी है। आपने एक्सपेंस को क्रेडिट किया तो डेबिट कैसे करोगे, साल खत्म हो रहा है। जब साल खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, बस लेजर अकाउंट छोड़ के अगला साल शुरू कर देते हैं, या कुछ करते हैं साल एंड होने के बाद, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना। तो एक्सपेंस की फिगर कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर हमने क्या किया, एक्सपेंस से फिगर निकाली और किस में डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस को जब खाली किया तो क्या किया, क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, तो डेबिट क्या है, प्रॉफिट लॉस डेबिट। एक एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस हो गए जीरो, अगले साल के लिए रेडी हो गए। इनकम भी तो जीरो करनी है, इनकम का बैलेंस क्या होता है, अब इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या चली गई, इनकम, और इनकम अकाउंट खाली हो गए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या चले गए, एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस अकाउंट खाली हो गए। एक्सपेंस और इनकम जीरो हो गई, अगले साल के लिए रेडी। प्रॉफिट लॉस जो खोल लिया कम वक्त, अब इसे भी तो क्लोज करना है। दोनों का डिफरेंस लिया, फर्ज करें इनकम थी 20 करोड़, एक्सपेंस से 14 करोड़, तो डिफरेंस कितना आया, 6 करोड़। कौन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, अगर इनकम ज्यादा है तो। इनकम अगर ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है। ना 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 ना, आपकी क्रेडिट साइड पे इनकम पड़ी है, ऐसे ही है, और डेबिट साइड पे एक्सपेंस पड़ा है। सर आपने बोला ना कि क्या नाम है जो इनकम है डेबिट कर देंगे तो पीएल ना को ना 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 क्रेडिट। ना ना ना, इनकम डेबिट कर देंगे तो पीएल को तो क्रेडिट करेंगे ना। तो इनकम और पीएल में कौन सी साइड पे पड़ी है, क्रेडिट पे। और एक्सपेंस कौन सी साइड पे पड़ा है, डेबिट पे। दोनों का डिफरेंस लिया, इनकम ज्यादा थी तो 6 करोड़ का बैलेंस क्या है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। अब इसे भी तो क्लोज करना है ना, ये भी तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस तो क्लोज करने हैं। इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहां से फिगर निकाल के कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ से क्या नाम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में, किस चीज में, इक्विटी में या रिटेन्ड अर्निंग में। तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो प्रॉफिट लॉस भी जीरो हो गया, इनकम भी क्लोज कर दी, एक्सपेंस भी क्लोज कर दी, पीएल टेम्परेरीली खोला था प्रॉफिट निकालने के लिए, वो भी क्लोज कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गए, एसेट रह गए, लाइबिलिटीज रह गई, और इक्विटी रह गई। क्या ये भी क्लोज होती है, नहीं, ये तो कैरी हो जाती है, इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। तो जो हमने क्लोज, ये जो मैंने बोली है ना एंट्रियां, इन्हें क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। समझ आ गई, आप पूरी बुक्स को क्लोज कर रहे हो, इन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। और वो जो आप कह रहे थे वो क्या कहलाती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। क्लियर हो गया, पहले एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी या पहले क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, पहले एडजस्टिंग होके एक्सपेंस इनकम हर चीज को अपडेट करेंगे, उसके बाद जो फाइनल फिगर्स हैं उसके बाद फिर क्लोजिंग एंट्री पास करनी शुरू करेंगे, जब हम बिल्कुल तैयार हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ठीक हो गई बात, ये होती है क्लोजिंग एंट्रीज। तो उसने लिखा है क्लोजिंग एंट्रीज भी जर्नल में पास होती हैं, और करेक्शन ऑफ एरर भी जर्नल में ही पास होती है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम रह तो नहीं गई यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, इसे पढ़ लेना, नीचे भी जो पैराग्राफ्स है ना, मैंने वैसे समझा दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ ए जर्नल एडजस्टमेंट, वो उसने बता दिया कैसे लिखते हैं, वो देखो ऊपर डेबिट, और डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, ये कॉलम एक भी हो तो लिख दिया कि क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है।
तो ये उसकी फॉर्मेट होता है डबल एंट्री का। नीचे उसने टच और अंडरस्टैंडिंग पढ़ी लिखी है, इसे पढ़ लेना, कल हम डिस्कस कर लेंगे, कल बल्कि आपने मुझे बताना है कि ये हो गई हैं चीज़ें या कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर अंडरस्टैंडिंग 3 भी है। फिर बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ए लेजर अकाउंट जो हमने पहले ही कर लिया था, आता है कि नहीं? तो इसे एक बार बस पढ़ना ज़रूर है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कोई नई चीज़ तो नहीं लिखी इसने। मैंने देखा कोई नई चीज़ ऐसा जिसमें नहीं है समझाने वाली। फिर प्रॉफिट एंड लॉस लेजर अकाउंट कौन से होते हैं? दो तरह के, इनकम और एक्सपेंस। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लेजर अकाउंट कौन से होते हैं? बाकी तीन, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तीन उधर जाते हैं। शाबाश, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग्स आ गई, इन्हें देख लेना, एक नज़र चैप्टर हो गया आपका। क्लियर है? हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक नई चीज सीख ली है अब आपने, क्लोजिंग एंट्रीज। वो मैं मजीद भी आगे बोलूंगा तो मजीद क्लियर हो जाएगी। बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं थी। लिहाजा ऐसे चैप्टर हम एक एक दिन में खत्म करते जाएंगे, ठीक है, जो आपको पहले से आते हैं। क्लियर है? आपने ये करना है कि बच्चे इसके जो एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन है ना, वो अपने साथ साथ देखने और मुझसे डिस्कस करते जाएं, ताकि चीज़ें साथ साथ ही वाइंड अप होती है। तो आज के लिए काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और अगला चैप्टर कौन सा है भाई? टेक्निकल है कि वो भी ऐसा ही है? एक मिनट। वो है जनाब रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एविडेंस। ये भी कोई इतना बड़ा टेक्निकल नहीं, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसे भी हम कोशिश करेंगे कि बस जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। असल में हम टाइम लगाएंगे, वो जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ना आपके, इंटेंजिबल एसेट का है, कंसोलिडेशन है, उसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह ये नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी बेटा, आज का लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया है। इसके से अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।